नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप लोग देख रहे हैं सामाजिक न्याय के मुद्दे पे हम बात करना चाहते हैं। हमारे साथ हैं एडवोकेट हाई कोर्ट महंत मांझी जी और दूसरे हमारे मेहमान हुए इंजीनियर हरिकेश्वर राम जी। नमस्कार नमस्कार। और हम लोग आज चर्चा करेंगे कि किस तरह हम लोग सामाजिक न्याय के मुद्दे पर पिछड़ चुके हैं, चाहे न्यायालय का मामला हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे समाज में और किसी मुद्दे पर बात की जाए, हर जगह हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं। समाज में निचले तबके को न्याय नहीं मिल रहा है। इसी पे आज हम चर्चा करने के लिए हम दोनों मेहमानों के साथ उपस्थित हैं। तो पहले हम हरिकेश्वर राव जी से सवाल करना चाहेंगे कि क्या सर, समाज में जो आज़ादी के 75 साल बीत रहे हैं, क्या अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को समाज में न्याय मिल पाया है? अंतिम पायदान पर छोड़ दीजिए जी, जो अच्छे हालात में थोड़ा हो गए हैं जी, उनको भी न्याय नहीं मिल रहा है, शेड्यूल टाइप्स को। इसलिए कि संविधान का जो व्याख्या है, जी, संविधान के अनुसार जो सामाजिक न्याय की परिभाषा जी, है, उसके विरुद्ध लगातार काम हो रहा है। इसका वजह साफ है, प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, खासकर सक्षम और निर्णायक प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। जैसे मान लें कि न्यायालय में आप देख लीजिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का जो भी मामला न्यायालय में जाता है उनको न्याय नहीं मिलता, यह स्पष्ट है। आप देखेंगे बिहार में जितना कार्नेज हुआ, नरसंहार हुआ, किसी में सजा किसी को नहीं मिला। वजह है कि चूंकि कॉलेजियम सिस्टम जो है वहां पर एससी एसटी का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है। जो प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा तो अन्याय होगा, वही हो रहा है। जी। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे, जब न्यायालय की बात उठी है तो कॉलेजियम सिस्टम सामाजिक न्याय को कितना प्रभावित करता है सर? बहुत प्रभावित करता है। और पटना हाई कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम के विरुद्ध में आंदोलन चल रहा है। मैं भी उसमें अनशन पर बैठा था जब 5 वकीलों की पटना हाई कोर्ट में जज की बहाली हुई, जिसमें माननीय जस्टिस मधुरेश प्रसाद जी हैं, उनके हमने अनशन पर बैठा था। वहाँ पर नेतृत्व करते हैं अरुण कुशवाहा जी, और इस कॉलेजियम सिस्टम के विरुद्ध में हम लोगों ने आंदोलन चलाया है। इससे सामाजिक न्याय की उम्मीद करना काफी कठिन हो गया है। जी। जब तक बदलाव नहीं होगा, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सामाजिक आधार पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होगा, तब तक लगता है कि इन समाज को न्याय मिलने में कठिनाई होगी। दूसरा सवाल सर आपसे है, देखिए, कुछ पार्टियां अपने आप को सामाजिक न्याय की पार्टी बोलती है और वो पार्टियां सिर्फ अपना और अपने परिवार के विकास में लगा हुआ है। इस बात में कितनी सच्चाई है सर? देखिए, सामाजिक न्याय को जो परिभाषा है ना जी, तो जो परिवार के प्रति लग जाएगा, पारिवारिक न्याय में, व्यक्तिगत न्याय में, वो सामाजिक न्याय कर ही नहीं पाएगा। तो जो लोग कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं और सामाजिक न्याय के लिए लड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, और परिवारवाद में और अपने जाति के वर्चस्ववाद में फंस गए हैं, तो वे सामाजिक न्याय का आदमी हो ही नहीं सकते हैं। अब ये मान लीजिए कि पूछिए ना कि आपका सामाजिक न्याय में ये बताइए कि आपका पार्टी का शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधि कौन, आप बता दीजिए। जैसे अब बिहार में आप मानते हैं कि लालू जी का, मान लीजिए आता है कि लालू जी सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं। जी, जी। नीतीश कुमार के बारे में भी होता है। जी। तो बताइए कि अगर दलितों को, शेड्यूल कास्ट को कोई समस्या होगा, तो बताइए किस दलित नेता के पास जाएगा उसका समस्या का समाधान के लिए? उस पार्टी के अंदर? हाँ, अपने पार्टी के अंदर किसको आपने ऑथोराइज किया है जी, जो आपके दलितों के हितों को मान ले कि संरक्षित करने में मान ले कि आगे आ सके? कोई ऐसा है? तो किसी भी पार्टी ने ऐसा नहीं किया है। सिर्फ बनाया है क्या, एक प्रकोष्ठ बनाया है। तो प्रकोष्ठ का काम क्या है? किसी के समस्या का सुलझाना नहीं है, मतलब जाति के नाम पर उनका चेहरा दिखा के खाली वोट को कलेक्ट करना, लोगों को ठगना, इसीलिए प्रकोष्ठ बनाया गया है।
आपने बहुत बड़ी बात कही है कि जाति प्रकोष्ठ बना के लोगों को ठगा जाता है, एक चेहरा बना के उनसे बस सिर्फ वोट लेने का इस्तेमाल होता है जी। वो एक भी समस्या का समाधान करने के पास उनका कोई जगह नहीं है। आप चले जाइए किसी भी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष के पास जाइए, कहिए कोई समस्या तो अपने उस समस्या से घिरे नजर आएंगे। इसलिए उनको कोई अथॉरिटी नहीं है, उनको कोई पावर नहीं है, उनको पार्टी ने कोई प्रतिनिधि बना के रखा नहीं है। तो इसलिए ये सारी पार्टियां जो हैं दिखावे के लिए हैं, लोगों को भ्रमित करने के लिए हैं। असल में सामाजिक न्याय के दुश्मन ये लोग उससे कम नहीं है जो खुलकर सामाजिक न्याय का विरोध करते हैं। जी सर, एकल पद जो होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, उस पार्टी का जो सुप्रीमो होता है, सिर्फ उसी परिवार के लोग बन सकते हैं कि समाज में और भी उस लायक योग्य व्यक्ति हैं? नहीं, लोकतंत्र का है जी कि अगर आप ही को लोग चुन रहा है तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है जी। अगर मान लीजिए कि लोकतांत्रिक ढंग से आप चुनाव कराते हैं और चुनाव में मान लीजिए आप जीत जाते हैं तो आप रहिए, आपके परिवार का उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहां आती है कि आप हेड में बैठ गए लेकिन आप सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने में अक्षम हो जाते हैं। पार्टी का जो संरचना आप मालिक होती है उस संरचना में एक ही खास लोगों का रहता है। तो अब नतीजा क्या होता है कि दूसरों नहीं होता, दूसरों को मदद नहीं हो पाता है। टिकट आप देते हैं तो जाति के आधार पर देते हैं तो सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं हो जाता है। लेकिन हमारे लिए एक सुखद ये बात है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए, क्योंकि विधायक और एमपी में रिजर्वेशन है SC/ST का, तो उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आपको तो लाचारी है, उतना देना ही है। तो भले आप जो लड़ने वाला आदमी है, जो सामाजिक न्याय को समझने वाला आदमी है, उसको आप वहां नहीं दीजिएगा। आप ऐसे लोगों को दीजिएगा जो आपके हाँ में हाँ मिलाए, हाथ उठाने वाला रहे, उसी को आप देते। इतना ही आप वहां करते हैं। लेकिन अति पिछड़ों के साथ तो जोर से ज्यादा बेईमानी मालिक हो रहा है। उसको तो संख्या 31% है, उसके हिसाब से उसको मुश्किल से 8 से 10% आप टिकट देते हैं। तो सबसे ज्यादा अन्याय तो अति पिछड़ों के साथ हो रहा है। सर, जैसे कि आपसे सवाल है सर, इनका कहना है कि जो वैसे व्यक्ति को टिकट दिया जाता जो हाँ में हाँ मिला के काम करे पार्टी सुप्रीमो के साथ, आपका क्या विचार है सर? हम इनकी बात से सहमत हैं, इस बात से कि मतदाता जो अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं सामाजिक न्याय के संबंध में, तो उनको देखना चाहिए, समझना चाहिए। और जैसे आप नापते हैं, दूध लेते हैं तो लीटर से नापते हैं, कपड़ा नापते हैं तो फीता से नापते हैं, अन्न नापते हैं तो किलो से नापते हैं। आपके पास भी नापने का साधन है। अब देखिए कि आपको जो अभी आरक्षण की सुविधा प्राप्त हुई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, वो चाहते तो हाई कोर्ट के जज हो सकते थे, लेकिन उन्होंने इनकार किया। वो चाहते तो अपने परिवार के लिए सब कुछ कर सकते थे, उतना वो ताकत लिए थे, उतना विद्वान थे, प्रकांड विद्वान। लेकिन उन्होंने सभी को छोड़ करके अपने परिवार को भी उस स्तर पर नहीं ला करके समाज के लिए उन्होंने जस्टिस होना स्वीकार नहीं किया, लड़ाई लड़ी। आपके सामने उनका उदाहरण है। हम 2010 से इंजीनियर हरिकेश्वर राम को मैं जानता हूँ, उनके साथ मैंने काम किया है। यहाँ पर एक डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध जन कल्याण केंद्र चलता है, उसका मैं सेक्रेटरी था। अध्यक्ष अभी एक्सपायर कर गए। हम सवाल से सर भटक रहे हैं। नहीं, एक मिनट। तो इनको मैं जानता हूँ जी, ये भी आपके सामने है। ये सर्विस में रहते हुए अपने प्रमोशन का ये प्रतीक्षा नहीं किए कि हमारा प्रमोशन रुक जाएगा, और सामाजिक कार्य में लगे रहे, सामाजिक न्याय के प्राप्ति के लिए हर आंदोलन में
आगे बढ़ चढ़ करके रहे और इनका प्रमोशन रुक गया। इनके सामने इनके जूनियर चीफ इंजीनियर हुए। 1 मिनट रोकना चाहेंगे, हम अगले सवाल लेते हैं इनसे, उसके बाद आपसे हम बात करेंगे। सर, इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का नाम लिया है, आजकल के जो लीडर हैं क्या डॉक्टर अंबेडकर का सिर्फ नाम लेते रहेंगे या उनके जैसे बनने का प्रयास करेंगे या बनना चाहिए? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर होना तो बहुत मुश्किल काम है जी। किसी का बस का चीज नहीं है, और कोई पैदा भी बहुत बिरले से ऐसे लोग होते हैं जी। लेकिन उनके रास्ते पर चलने का निर्णय तो ले ही सकता आदमी। लोग तो कह रहे हैं कि हम डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते पर हैं, उनके काम कर रहे हैं, उनके मिशन को पूरा कर रहे हैं। कैसे बताना ना पड़ेगा जी। कैसे कैसे आप चल भारत की हर पार्टी डॉक्टर अंबेडकर का नाम ठीक है, नाम लेगी लेकिन क्या उसके लेकिन बताइए ना, पहले ये तो होना चाहिए ना कि डॉक्टर अंबेडकर का उद्देश्य क्या था, संविधान का उद्देश्य क्या है, आप उस उद्देश्य के प्रति चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, कि उसका उल्टा चल रहे हैं। तो संविधान का क्या उद्देश्य था? संविधान का सीधा सा उद्देश्य है कि समाज में समता, स्वतंत्रता और बंधुता का भाईचारा का मान लीजिए कि माहौल क्रिएट करना, उसको स्थापित करना। और उसके लिए जरूरी था कि सभी क्षेत्रों में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। प्रतिनिधित्व साधारण नहीं, सक्षम और निर्णायक प्रतिनिधित्व। तो जब भी सभी वर्गों का निर्णायक प्रतिनिधित्व हो जाएगा सभी क्षेत्रों में, तो कोई किसी के साथ बेईमानी करेगा? नहीं करेगा। कोई किसी के साथ भेदभाव करेगा? नहीं करेगा। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि संस्थागत भेदभाव हो रहा है। आपने देखा मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर में के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री दोनों हैं, लेकिन वहां पर एक वर्ग के साथ वहां क्या से क्या नहीं हुआ, एसटी के साथ, लेकिन दोनों ने अपने जुबान तक नहीं खोला। 70 दिन तक कोई कुछ नहीं बोला। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो है समाज के जो हेड आप बने हुए हैं और आपने वहां जो कुछ हो रहा अन्याय, तो आप बोलना तक मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। आप न्याय का दीजिएगा। अगर वहां पर अगर इन लोगों का भी वर्चस्व रहता, वर्चस्व नहीं भी रहता, तो कम से कम प्रतिनिधित्व रहता, तो गट्टा पकड़ के कहते कि तुम बैठे क्यों हो, ये क्यों हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। कहने का मतलब है कि संस्थागत अन्याय बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि संस्था मजबूत है, और खासकर वो संस्था जो देश को संचालित करती है, देश को संचालित करने की जिसमें क्षमता है, देश को बिगाड़ने और बर्बाद करने का इसको क्षमता है। अगर वहां पर अगर सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा, सशक्त नहीं होगा। और डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी व्यवस्था कर दिया था। इसका वजह था, आपको बता रहे हैं, इसका वजह ये था कि समाज जो 80% 90% लोग आज पिछड़े हुए हैं। देश जब आजाद हुआ तो देखा गया इतने लोग पिछड़े हुए। इनका पिछड़ापन का क्या कारण है? पिछड़ापन का ये कारण है कि सदियों से इतिहास में जब जाइए तो पता चलता है कि इन वर्गों का कहीं प्रतिनिधित्व नहीं था। हिंदू धर्म के संचालन में जो वहाँ राजा राजवाड़ा होता था, तो उनके संचालन में जो आज SC/ST OBC है, उनका वो प्रतिनिधित्व 0 था। तो इनके खिलाफ वहाँ सारा काम हुआ। उसी तरह से डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि अब वो नहीं चलेगा, पहले हुआ सो हुआ। अब जो देश आजाद हो रहा है, लोकतंत्र स्थापित हो रहा है, तो सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व देना होगा। और जब तक सभी वर्गों का सक्षम और निर्णायक प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तब तक देश में अमन चैन नहीं होगा, देश मजबूत नहीं होगा, देश सशक्त नहीं होगा। लेकिन उसके आधार पर कहाँ कोई चल रहा है। सर, एक तो सवाल बहुत बड़ा निकल के आ रहा है कि फिजिकल रूप में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व आपको दिखता है, लेकिन मेंटली तौर पे वो प्रतिनिधित्व मुझे नहीं दिखता है। क्योंकि मेंटली तौर पर इसलिए कह रहा हूँ कि जो दलित नेता आरक्षित सीट से जीत के आते हैं, वो आरक्षित वर्गों के लिए आवाज नहीं उठा पाते। इसके लिए क्या सोल्यूशन होना चाहिए? देखिए, वहां पर तो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ये है जी कि पूना पैक्ट ने उनका बधिया कर दिया। जी, पूना पैक्ट बधिया कर दिया। वो तो डॉक्टर अंबेडकर ने जो अंग्रेजों से लड़कर कम्युनल अवार्ड घोषित कराए थे, इसके बाद गांधी जो अनशन पे चले गए, जिसके कारण पूना पैक्ट मजबूरी में करना पड़ा डॉक्टर अंबेडकर को। और उसके कारण पहले क्या था कि दलितों का जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो प्रतिनिधि चुन के जाएगा, तो उन्हीं के द्वारा चुन के जाएगा। पहले ये व्यवस्था था। कम्युनल अवार्ड में डॉक्टर अंबेडकर ने ये हासिल किया था अंग्रेजों से। लेकिन बाद में जो पूना पैक्ट हुआ, उसमें ये हो गया कि नहीं, SC/ST
कि एमपी और विधायक तो रहेंगे, हम्म। उतना सीट पर जीत के जाएंगे, लेकिन उन्हीं के द्वारा नहीं जीत के जाएंगे। उनको जिताने में सभी लोगों का हाथ रहेगा। जी। तो नतीजा क्या होगा भाई? तो SC/ST का संख्या अगर 15% है, 20% है, 25%, अगर दोनों को मिला दीजिए पूरे देश में 30% मान लेके है, लेकिन उनके विरोधी तो 70% है। तो 70% जिसको चाहेगा वो जीतेगा। तो असल प्रतिनिधि किसका होगा? जो असल जो मान लीजिए कि जो जिताएगा, हाँ, असल प्रतिनिधि तो जो जीत के जाता है SC/ST के लोग, हाँ। तो असल प्रतिनिधि तो उनका होगा जो उनको वोट करके जिताएगा। जी। SC/ST का प्रतिनिधि तो होगा नहीं। जी। भले SC/ST वर्ग से होगा, हाँ। होगा SC/ST वर्ग से, लेकिन हाँ। प्रतिनिधि होगा वो सामान्य लोगों का, सामान्य। दूसरे लोगों का मान लीजिए कि होगा, जिसके कारण वो बोल नहीं पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं। तो क्या 75 साल में हम लोग मान लिया जाए कि किसी न किसी रूप से ठगे हुए महसूस बस कर रहे हैं? बस 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 अब क्या आरक्षण हम लोग का सिर्फ दिखावा है? एकदम 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 दिखावा है। क्या मत है आपका कि आरक्षण दिखावा है कि वास्तविकता है इसमें? आपका सवाल बड़ा अच्छा है। आज की डेट में 9 अगस्त 2023 को मैं बता रहा हूँ कि जो प्रतिनिधि हैं हमारे, वो हमारे सवाल को नहीं उठा रहे हैं। सरकारी स्कूल में एक योजना चलती है मिड डे मील, उसमें बहाली होती है सेविका का, रसोइया का। रसोइया के जो बहाली हुई है उसमें प्रावधान है कि पहले शेड्यूल कास्ट का होगा, शेड्यूल कास्ट के स्थान पर सवर्ण का हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। उस पर केस हो गया और उस पर फिर से शेड्यूल कास्ट की बहाली। उस इलाके के सभी स्कूल में सवर्णों ने कह दिया कि उस स्कूल में हमारे बच्चे नहीं जाएंगे जिसमें रसोइया शेड्यूल कास्ट का होगा। आज के डेट में मैं कह रहा हूँ। और अगल बगल के सभी स्कूल सरकारी में टीचर हैं, सिर्फ शेड्यूल कास्ट के बच्चे पढ़ रहे हैं जहाँ ये है। तो वहाँ पर अगर हमारा प्रतिनिधित्व सही होता, जो इतना है वहाँ जा करके इस बात को देखता। मैं चाहूँगा कि देखे और आप अपना YouTube पर देखें वहाँ के। अच्छा देखिए, एक मिनट, वहाँ के दलितों ने सवर्णों को बहिष्कार किया है। जगह का नाम बताया जाए सर। हाँ, और ये हम अभी YouTube पर उसको देख करके आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, अभी हम देख करके आ रहे हैं। उसमें बाहर कि जहाँ पर भी सवर्ण के रसोइया है वहाँ पर हम लोग अपना भोजन करेंगे, वो भोजन नहीं करेंगे। अच्छा। भाई ये शेड्यूल कास्ट सर, इस तरह ये आंदोलन हुआ बदलाव हुआ। मतलब हाँ, ये मैं कहना। आज भी जो इस तरह का जो गार्जियन या जिस तरह का लोग बोलते हैं कि अगर ये शेड्यूल कास्ट का बना हुआ व्यक्ति का भोजन हमारे बच्चे नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये कानून का उल्लंघन है कि नहीं सर? पूरा ऐसे लोगों को तो हैंग कर देना चाहिए। आज भी अनटचेबिलिटी खत्म हो गया, खत्म हुए 1950 में ही खत्म हो गया। और आज भी उस तरह की भावना जो उन्हीं लोगों के लिए तो SC/ST एक्ट बना है, ऐसे ही लोगों के लिए बना है। लेकिन चूंकि समाज में उनका सरकार इस पे मौन क्यों हो जाती है? ना, इसलिए कि सरकार उन्हीं के अनुसार चलती है जी। सरकार को वोट चाहिए ना। तो जो विरोधी लोग हैं, जो SC/ST विरोधी हैं, जो अनटचेबिलिटी चाहते हैं, जो जिस तरह से भेदभाव, अत्याचार, अन्याय करते आए हैं, तो ये जो करने का उनको मानने की आदत पड़ी हुई है, तो उसमें ये भी सहयोगी है। यही थी है, ठीक है। तो उसमें ये भी सहयोगी है। तो कहने का मतलब है कि मेन वोट से जुड़ा हुआ है और SC/ST के लोग को भी उनका वोट चाहिए। तो इसीलिए कभी कभी कुछ कुछ अपना कर देते हैं। तो एक चीज हम लोगों ने, एक चीज और हम छूट गया इसमें, हम बोल रहे थे कि भाई पूना ने बढ़िया कर दिया हमारे प्रतिनिधित्व को। जी जी। तो उसके लिए हम लोगों ने एक मुहिम चला रखा है। हम लोग कर रहे हैं कि जिस तरह से जैसे MLC टीचर कंस्टिट्यूएंसी का, शिक्षक कंस्टिट्यूएंसी का, ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी का आप MLC का चुनाव कराते हैं, जिसमें सिर्फ MLC में टीचर ही वोट करते हैं। अच्छा, शिक्षक कंस्टिट्यूएंसी में शिक्षक करते हैं, ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी में ग्रेजुएट करते हैं। उसी तरह से शेड्यूल कास्ट कंस्टिट्यूएंसी में शेड्यूल कास्ट को ही वोट करने का अधिकार दिया जाए। तब मान लिया कि शेड्यूल कास्ट का मान लिया कि जो है ना आपका सामाजिक न्याय मजबूती से होगा और शेड्यूल कास्ट में न्याय होगा।
जी जी, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। जिस तरह के ग्रेजुएशन लेवल में शिक्षक का जो अन्य बुद्धिजीवी वर्ग से खेल से एमएलसी जो आते हैं, हाँ, उस तरह शेड्यूल कास्ट से भी एमएलसी को चुना जाए, इस तरह का संविधान में प्रावधान प्रधान हो जो नहीं, जो विधायक है, विधायक का चुनाव उसी मतदाता सूची के आधार पर किया जाए, वह सही बनाया जाए, सिर्फ शेड्यूल कास्ट का सूची हो और वही मान लीजिए मतदाता सूची में वही वोट करे। जिस तरह से मान लीजिए अब जो फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र है, तो इसमें सभी लोग हैं तो नहीं, तो एक पूरे मान लें कि जिला में अगर 2 सीट करिए, पूरा जिला से वोटिंग कराइए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का, आप 2 लोगों को चुन के भेज दीजिए। ऐसा मान लीजिए कि व्यवस्था हम लोग चाहते हैं। जिस तरह से ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी है, टीचर्स कंस्टिट्यूंसी है, उसी तरह से शेड्यूल कास्ट कंस्टिट्यूंसी में भी उसी के आधार पर वैसे ही वोटिंग होना चाहिए और वैसे ही कैंडिडेट का चुनाव होना। सर समय बदल गया, हाँ। वो समय कुछ और था आजादी के समय, अब कुछ समय और कुछ है, लेकिन इतने समय के अंतराल के बाद भी जो है आरक्षित वर्ग के लोग हैं, उनका जो विकास होना चाहिए उतना नहीं हो पाया। हम कह सकते हैं कि बहुत कुछ कम हुआ। जो लोग सरकारी नौकरी में आए, जो राजनीतिक में आए, उन्हीं लोगों का थोड़ा बहुत विकास हो पाया और वो लोग भी अलग अपना एक वर्ग बना लिए हैं। और जो आज भी नीचे हैं, जो खेत में सुगर चरा रहा है, मवेशी पाल रहा है, जूता सी रहा है, आज भी उनकी स्थिति दैनिक है। क्या कुछ किया जाए? आपके पास कोई आइडिया कुछ है तो हमारे दर्शकों को बताइए कि इस तरह से सामाजिक न्याय हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो जिसको आप कहते हैं कि थोड़ा आगे बढ़ गए रिजर्वेशन से, कोई ऑफिसर बन गए हैं, कोई नौकरी में मालिक बाबू बन गए हैं, वहां से रिटायर किए और कर रहे हैं जी, उन बने ऊपर, हाँ, और मालिक विधायक बन गए, एमपी बन गए, मंत्री बन गए, तो उनकी स्थिति थोड़ा बहुत अच्छी हुई है और की स्थिति जेब की त्यों। वही बात मैं कह रहा हूं। ठीक है, तो इसका साफ संकेत ये है, साफ संकेत ये है कि ये लोग तो उसी वर्ग से है ना, वहीं से है ना। चमार के बच्चे मालिक को कहते हैं कि जो जूता सीने वाले लोग उन्हीं के बच्चे मान लीजिए के यहाँ हैं। जो मान लीजिए कि स्वर चराने वाले हैं उन्हीं के बच्चे आए हैं। ऐसा नहीं है कि इनके माँ बाप धनाढ़ थे वो आए, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने के लिए लिमिटेड सीट है, तो लिमिटेड सीट है, कम सीट है, तो कम लोग ही आएंगे। क्योंकि 0.5% से ज्यादा सीट नहीं है। सरकारी नौकरी या सब आप ले लीजिए तो 0.5% ही सीट बचता है। तो 0.5% लोग, वो तो उनका तो हालत ठीक हो जाएगा, इसलिए उनको वेतन मिलता है। लेकिन अगर ये 0.5% आदमी जो आए हैं सचमुच में प्रतिनिधित्व करने लगते और सचमुच में इनको प्रतिनिधित्व करने दिया जाता है, तो दोनों चीज है। एक तो प्रतिनिधित्व के प्रति इनको आगाह नहीं है, ये जानते नहीं है कि हम आए हैं तो शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधित्व करने के लिए है, शेड्यूल ट्राइब्स का प्रतिनिधित्व करने के लिए है। तो एक तो इनको जानकारी नहीं है, दूसरा जिसको जानकारी है वो इनको करने नहीं देता है। बढ़िया पद पर, जो प्रभावशाली पद है, जो निर्णायक पद है, उस पद पर जाने ही नहीं देगा। आप रहिए, वेतन लीजिए, खाइए पीजिए, मस्त रहिए, लेकिन आप बोलिए नहीं। आज क्या पोजिशन, आज मंत्री को भी देख लीजिए, मंत्री तो बहुत पावरफुल होता है जी। लेकिन मंत्री को आप देखिएगा कि मंत्री को जो सुविधा चाहिए सरकार सारा सुविधा दे देगी, लेकिन स्पष्ट तौर पर बिहार सरकार अभी कहे हुए है कि एक शब्द नहीं बोलना है SC/ST के पक्ष में जी। जो बोलना है हम बोलेंगे, आप नहीं बोलिएगा, आप प्रतिनिधित्व नहीं करिएगा। आपको जो खाना हो जो खाइए, जो पहनना है जो पहनिए, जितना सुविधा चाहिए ले लीजिए, परिवार को जितना गाड़ी चाहिए वो ले लीजिए, प्लेन सब कुछ करिए, आप अपने लिए करिए। लेकिन आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में प्रतिनिधित्व करने का कोशिश भूल के भी मत करिएगा। जब करना होगा, जिसको देना होगा तो हम देंगे, नहीं देना हुआ हम नहीं देंगे। इसलिए आप देखिए, कोई मंत्री शेड्यूल कास्ट के प्रति कोई रहता है नहीं रहता, इसलिए कि चूंकि वहाँ प्रतिनिधित्व रोकने का मान लीजिए चल रहा है। प्रतिनिधि के तौर पर नाम के लिए तो गया है, लेकिन वह असल में प्रतिनिधित्व को, सही प्रतिनिधित्व, निर्णायक प्रतिनिधित्व और सक्षम प्रतिनिधित्व को रोकने का ऊपरी स्तर पर सारा मालिक खेल चल रहा है। ये ब्राह्मणवादी सिस्टम के तहत चल रहा है। ब्राह्मणवादी सिस्टम ये है कि जो अपना वर्चस्व बना के रखो, दूसरे को गुलाम बना के रखो, नौकर बना के रखो, अपना चरवाहा बनवा के रखो, अपना हरवाहा बना के रखो, जो पहले मान लीजिए था। उसको बराबरी का मत मानो, उसका अपना पार्टी में उसको सहयोगी मत मानो, सहयोगी मत मानो, उसका मान लो कि भागीदार मत बनाओ जी, उसको बनाओ अपना गुलाम, उपयोग करो, हाथ उठाओ, बस वो उपयोग करो और उसको व्यक्तिगत तौर पर कुछ कुछ देते रहो और समाज के प्रति कहो को मत बोले। इसी कारण से आज स्थिति खराब है। लेकिन आज मान लीजिए कि धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, SC/ST के लोगों में ये बात आ रही है प्रतिनिधि। आखिरी सवाल सर, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आखिरी सवाल सर, देखिए
बहुत पार्टियां जो बोलती हैं हम दलितों का बहुत बड़ा हितैषी हैं, हम दलित पार्टियां हैं, क्या जनरल सीट पे दलितों को प्रतिनिधित्व देना चाहिए? एकदम देना चाहिए, टिकट देना नहीं, चाहिए। नहीं सुनिए, आज चूंकि पॉलिटिकल पार्टियां ही जवाबदेह हैं कि 70 वर्षों के बाद 75 वर्षों के बाद आज भी SC/ST का राजनीतिक आरक्षण है। जी अगर वो टिकट देती जनरल सीट पर भी पार्टियां, तो आज रिजर्वेशन खत्म हो गया रहता। जी SC/ST का जो राजनीतिक जो रिजर्वेशन है, इसी वजह से है कि ये जनरल सीट पर उनको टिकट देती नहीं जी। है और अपने से जीत कर आने की इनकी क्षमता नहीं जी। है। दो चीज है, आपको मैं ये इसको क्लियर कर दूं, क्योंकि पॉलिटिकल आरक्षण आप सुनते होइएगा कि हर एक 10-10 साल पर उसको बढ़ाया जाता है। तो बढ़ाने का कारण क्या है? यही कारण है। तो बढ़ाने का कारण ये है कि जब 10 साल पूरा हो जाता है तो उसकी समीक्षा होती है। तो समीक्षा में एक डाटा तैयार होता है। तो समीक्षा में डाटा तैयार हो, जैसे बिहार का हुआ कि बिहार में टोटल लोकसभा सीट 40, इसमें शेड्यूल कास्ट का 6, शेड्यूल कास्ट जीत के आते हैं कितना 6, ठीक है। और ये शेड्यूल का सीट से और मान लीजिए गया है कि सामान्य सीट पर जीतकर कितना आया, तो हो गया 0, ठीक है। उसी तरह से पूरे देश का हर एक स्टेट का तैयार हो जाता है। तो ओवरऑल अब देखा जाता है कि शेड्यूल कास्ट सीट तो भरा हुआ है, जो रिजर्वेशन का चलते भरा हुआ है, जी जी, लेकिन जनरल सीट पर एक आदमी जीत के नहीं आया जी। अगर मान लीजिए कि आप रिजर्वेशन खत्म कर दीजिएगा तब तो एक भी आदमी शेड्यूल कास्ट का नहीं जीत के आएगा। इसलिए इसको रिजर्वेशन रहना चाहिए और उसी आधार पर आगे 10 साल के लिए बढ़ जाता है। तो इसलिए इसका कारण ये होता है कि उसको समान सीट से कोई लड़ाता नहीं है, और समान सीट लड़ाएगा तो जीत जाएगा ना। तो कुछ जीत के जाएगा तो वहां पर होगा कि नहीं, शेड्यूल कास्ट में भाई 10%, 15%, 20% आदमी जीत के आने लगा, तो आने लगा तो उसको जितना आपका सीट है, जैसे मान लीजिए 6 को है, 6 को जनरल से भी आने लगा, इसका मतलब होगा कि अब तो आप आ गए। अब तो 6 को आप अपने बदौलत भी आप जीतने के पोजीशन में समान सीट से भी आ गए, तब आपको रिजर्वेशन की जरूरत कहाँ है? तो ऑटोमेटिक आपका रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन पार्टियां नहीं चाहती हैं, पार्टियां चूंकि इसे शेड्यूल कास्ट के रूप में गुलाम मिल जा रहा है ना, गुलाम मिल जा रहा है, जिताती अपने वोट से उनको गुलाम बनाकर रखती है, वो इसी में मस्त है, इसीलिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज के बातचीत के लिए। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताएं, अपने राय दें। ये जो वीडियो था सामाजिक न्याय और आरक्षण